हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। चलो अच्छी बात है। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक कौन सा किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। मींस हमारे पास एक डाइपोल है और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमें क्या निकालना है? उस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी पॉइंट P के ऊपर। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक डाइपोल है, ठीक है। एक प्लस क्यू चार्ज मान लीजिए, एक माइनस क्यू चार्ज है और इनको कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a हम कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है बच्चों? वह लाइन जो इस डाइपोल को एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करे, ठीक है। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या है? एक ऐसी लाइन है जो इस डाइपोल को एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। मींस ये इस डाइपोल के सेंटर से पास होगी। कहने का मतलब आप ये भी कह सकते हैं ना कि ये इसके सेंटर से पास होगी। तो अब देखिए हमारे पास कोई पॉइंट P है, मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉइंट P है हमारा, और ये कह रहे हैं कि इस P पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है। क्यों? क्योंकि P पॉइंट हमें कहाँ लेना है? इक्वेटोरियल लाइन पर लेना ना। तो ये P पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इस इक्वेटोरियल लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो अब इस E पॉइंट के ऊपर, इस P पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। किसके कारण? इन दो चार्जेस के कारण, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास गिवन है बच्चों P पॉइंट। ये P पॉइंट है बच्चों हमारे पास, और कहता है कि इस P पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे। यूनिट टेस्ट हमने चार्ज लिया था ना, टेस्ट चार्ज हमने लिया था और हमने कहा था कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? यूनिट होगा, मींस 1 कूलम। तो हमेशा हम इसका इफेक्ट किससे चार्ज करेंगे? दूसरे टेस्ट चार्ज से ही तो इफेक्ट को हम देखेंगे ना। तो हमने P पॉइंट पर एक दूसरा टेस्ट चार्ज ले लिया जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 कूलम है। तो अब देखिए यहां से हम 1 बाय 1 देखेंगे कि इसके कारण इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लगाते हैं ना। तो वही है इसके अंदर भी बच्चों कि एक के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे। तो अब देखिए यहां से हम मान लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लिया बच्चों हमने, इस P पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, इस चार्ज से। अब देखिए यहां से मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, इसको आप रिमूव कर दीजिए। आप इस पार्ट को रिमूव कर दीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब तो माइंड में पिक्चर बनी चुकी है आपके, ठीक है। पिक्चर बनाने के लिए ही ये सब मैंने किया था यहाँ पर। तो देखिए हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। इस पार्ट को हम A कहते हैं, जहां पर क्या रखा हुआ है? प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इसको हम बोल रहे हैं माइनस क्यू चार्ज और B पॉइंट। तो ये पॉइंट कौन सा है बच्चों? B पॉइंट है। तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। बस ये जस्ट आप ये मानकर चलिए कि इसकी जगह कौन से चार्ज रखे हुए हैं हमारे पास? प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज रखे हुए हैं। ये तो जस्ट एक मैंने इसलिए यहाँ पे ड्रॉ किया था ये, ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाए कि डाइपोल क्या होता है और कैसे होता है। तो अब देखिए बच्चों, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, इसको हम बोल देते हैं O। क्या बोल देते हैं? O सेंटर है बच्चों डाइपोल का। तो सेंटर ऑफ डाइपोल है ये हमारे पास। अब देखिए इनके बीच की डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं। डाइपोल के बीच की डिस्टेंस जैसे कि हम पहले से मान कर आ रहे हैं, 2a लेते हैं हम। एग्जैक्टली 2a इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम इसको हाफ में डिवाइड करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। आप a भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप इसको हाफ में डिवाइड करोगे तो यहाँ पर a/2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी a/2 लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जब हम सोल्व करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज टेक इट इन द मल्टीपल ऑफ 2, राइट। तो अब देखिए A से लेकर O तक की डिस्टेंस कितनी है? A है। O से लेकर B तक की डिस्टेंस कितनी है? A है। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन है, इसको एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हम मान लेते हैं कि O और P की दूरी बच्चों R है। कितनी है? R है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखते हैं कि ये हमारे पास प्लस चार्ज है बच्चों, ये भी क्या है? प्लस चार्ज है। तो अब प्लस चार्ज के कारण ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? तो रिपल्सन होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना। तो अब देखते हैं कि यहां से क्या होगा? इस चार्ज के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन हो गया। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, से E1। इसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है? E1 है। इतनी बात समझ में आ गई?
इसके कारण, इस चार्ज के कारण जो ए पॉइंट पर रखा हुआ है, इसके कारण फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम बोल रहे हैं कि E1 इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको हम कह देते हैं C, तो PC इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अब देखिए B क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी बच्चों, इस डायरेक्शन में। बिल्कुल सही बात है, तो ये E2 हम बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, इसको E2 बोल देते हैं। इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो जाएगी, अलोंग PB, P से लेकर B तक, तो इसकी डायरेक्शन PB है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें हम मान लेते हैं कि P, A और O ये एंगल है, इस एंगल को हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या कंसीडर कर लेते हैं, थीटा। सिमिलरली इस एंगल को भी हम थीटा कंसीडर कर लेंगे, क्यों, इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगा, तो ये दोनों एंगल इसके इक्वल हो जाएंगे। तो अब देखिए हमारे पास ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं इस डेरिवेशन को। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने क्या माना है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल माना है। तो क्या माना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल माना है। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग टू चार्जेस, हैविंग टू चार्जेस। तो दो चार्जेस है हमारे पास, कौन कौन से, हैविंग टू चार्जेस, -q एंड +q रेस्पेक्टिवली। इतनी बात समझ में आ गई। हमारे पास बच्चों दो चार्जेस हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस कितना है यहाँ पर, 2a है ना, r 2a। डिस्टेंस हमने मान लिया 2a है। लेट p इज द पॉइंट, लेट p इज द पॉइंट where we have to calculate electric field intensity, where we have to calculate or find इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमें P पॉइंट के ऊपर क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। यहां तक तो बिल्कुल सिंपल है। हम मान लेते हैं लेट OP इज इक्वल टू R, O से लेकर P तक की दूरी कितनी मानी, R मानी है। और क्या है, E1 एंड E2 आर दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आर दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू E1 किसके कारण है, प्लस चार्ज के कारण, एंड E2 किसके कारण है बच्चों, -q के कारण, q चार्ज के कारण रिस्पेक्टिवली। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात तो समझ में आएगी। O इज द सेंट्रल पॉइंट, तो क्या है, सेंटर पॉइंट है डायपोल का। तो हमने E1 और E2 यहां से फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन तो हमें पता चल गया कि इसके कारण बाहर की तरफ है, इसके कारण जो है डायरेक्शन है P डायरेक्शन। तो अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E1 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने पहले, तो E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कौन सा है हमारे पास, चार्ज हम जब मोड़ ले रहे हैं तो चार्ज नेगेटिव में है या पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमने Q लिख लिया यहाँ पर। और डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, डिस्टेंस P से लेकर A तक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डिस्टेंस PA स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, डायरेक्शन भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए E1 जो है उसकी डायरेक्शन A से P की तरफ है बच्चों, A से P की तरफ है। अगर आप P से A की तरफ लिखोगे ना तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। वर्ड को समझो, A से P की तरफ, है ना। A से P का मतलब क्या है कि यहां से यहां की तरफ। अगर P से A की तरफ करोगे तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर P से B की तरफ लिखता हूँ ना, PB, तो डायरेक्शन इसका मतलब इनवर्ट। अब यहाँ से AP लिखोगे तो मतलब बाहर की तरफ का डायरेक्शन। तो इसलिए इस वर्डिंग को आप समझिए थोड़ा सा, AP और PA में डिफरेंस है। तो डायरेक्शन क्या है, अलोंग AP। इतनी बात समझ में आती है। अब PA कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ये एंगल है हमारे ऊपर। तो अब देखिए ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, PAO, ट्रायंगल PAO। तो इस ट्रायंगल के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये वाली साइड हम इजीली निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है ना। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, मान लीजिए ये ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये साइड है हमारे पास। तो ये थीटा एंगल है, ये 90 डिग्री है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। इसकी डिस्टेंस A है, ये R है। तो कैसे फाइंड आउट करते थे,
इसको इसको फाइंड आउट, मान लीजिए x है तो x को कैसे फाइंड आउट करते थे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ऐसे ही तो करते थे। ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, नहीं है? बिल्कुल है। तो अब देखिए आप वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी ना, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ से आ जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? बस वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो वैल्यू क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, pa की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब बाहर भी स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बच जाएगी हमारे पास, डायरेक्शन सेम रहेगी अलोंग ए पे। तो देखिए फाइनल वैल्यू में यहीं पे नोट डाउन कर देता हूं, फाइनल वैल्यू है a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, डायरेक्शन इसकी हो जाएगी अलोंग ए पे। इतनी बात समझ में आ गई? ये है इक्वेशन नंबर 1। तो इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? यहाँ तक तो किसी टाइप का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए हमने E1 कैलकुलेट कर लिया, E1 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ E2। हम क्या करेंगे बच्चों, E2 का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करेंगे। तो E2 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस चाहिएगी, ठीक है? ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, सेम है, अप्लाई करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, तो डिस्टेंस ये a है ये r है, तो सेम डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से, तो डिस्टेंस तो सेम ही है हमारे पास। तो अब देखते हैं E2 कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहां से अगर नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है? जस्ट E2 फाइंड आउट करेंगे और हम देखेंगे कि E2 का मैग्नीट्यूड और E1 का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल आता है या डिफरेंट आता है। अगर सेम आता है तो फिर आगे बढ़ेंगे हम और इसको सोल्व करेंगे। सेम आएगा तो थोड़े से आसानी हो जाएगी ना, मैग्नीट्यूड सेम आएगा तो सोल्व करने में। तो देखते हैं अब इसका मैग्नीट्यूड बच्चों क्या आता है। E2 फाइंड आउट करते हैं। E2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने मोड लिया है तो माइनस क्यू यहाँ पर हम प्लस क्यू में ही लिखेंगे, क्योंकि हमने मोड लिया तो हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, P से लेकर B तक, तो PB का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग PB। डायरेक्शन क्या हो, P से लेकर B की तरफ। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। अब देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, PB कितना है, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट, और बाहर स्क्वायर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये तो अंडर रूट है, बाहर क्या है स्क्वायर है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, वैल्यू बचेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग PB। तो अब देखिए इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूं 2, नेमिंग कर दी हमने 2। तो अब आप एक नोटिस कर रहे हैं चीज की, जो E1 है बच्चों, E1 की वैल्यू देखिए और E2 की वैल्यू देखिए, क्या ये सेम नहीं है? अफान देखिए यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए कि E1 की वैल्यू क्या है मोड की, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पर क्या है E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ से क्या है कि इनकी वैल्यू बच्चों इक्वल आई है। इक्वेशन है 1 and 2, तो 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। तो यहां से एक बात नोट किया आपने कि यहाँ का मैग्नीट्यूड जो है E1 और E2 का वो क्या है, इक्वल है। क्या है बच्चों, इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल आ गया, बट डायरेक्शन तो सेम नहीं है ना, डायरेक्शन इनके अलग अलग है। एक की डायरेक्शन तो PC के अलोंग है, एक की PB के अलोंग है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। E1 को भी 2 कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे, E2 को भी 2 कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे, राइट। तो अब इनको हम क्या करेंगे, 2 कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब इनको 2 कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं और कैलकुलेट करते हैं आगे। तो अब हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर रिजोल्व E1 इनटू इट्स 2 कंपोनेंट्स। तो अब इसको देखिए 2 कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम कि हम E1 और E2 के कारण जो रिजल्टेंट, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है P पॉइंट पर, वो कैलकुलेट कर सके, ठीक है। तभी हम क्या कर रहे हैं, रिजोल्व कर रहे हैं। तो अब देखिए E1 को हम किस डायरेक्शन में रिजोल्व कर सकते हैं। E1 है बच्चों, देखिए एक तो इस डायरेक्शन में रिजोल्व कर देते हैं E1 को, और दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा,
अब देखिए थीटा कौन सा है, थीटा फाइंड आउट करें। अगर बच्चों मान लीजिए ये आपका थीटा एंगल है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, नहीं होगा? अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे? देखिए बच्चों कि ये जो लाइन है ए बी और ये आप इसको नाम दे दीजिए डी, तो ए बी और पी डी ये आपको पैरेलल नजर नहीं आ रही है? ए बी लाइन पैरेलल है बच्चों किसके? पीडी के। इसका मतलब हमारे पास अगर कोई दो पैरेलल लाइन हो और बीच में एक ट्रांसवर्स लाइन है हमारे पास, तो ये ट्रांसवर्स लाइन इन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर यहाँ पर थीटा एंगल तो ये भी तो थीटा एंगल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग। तो सिमिलरली ये दो लाइन क्या है बच्चों? पैरेलल लाइन है हमारे पास ए बी और पीडी, तो दो लाइन पैरेलल है, ये अगर थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा। रीजन मैंने बताया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट? तो अब ये थीटा है तो इस डायरेक्शन में जो E1 का कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा। क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा। और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ, इसको हम नेमिंग कर देते हैं F, तो PF की डायरेक्शन में हो जाएगा बच्चों E1 sin थीटा। E1 sin थीटा। कितनी बात समझ में आ गई जी? तो अब देखिए हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए ना, एक तो किस डायरेक्शन में आया बच्चों? एक तो इस डायरेक्शन में आया ये कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट आया इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा है? E1 cos थीटा। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा है? E1 sin थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिजॉल्व E1 इनटू इट्स टू कंपोनेंट। दो कंपोनेंट कौन कौन से हो गए? एक तो कंपोनेंट PF हो गया, या फिर आप कहिए एक कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों E1 sin थीटा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक कंपोनेंट तो है E1 sin थीटा। अब E1 sin थीटा किसके परपेंडिकुलर है? AB के परपेंडिकुलर है ना? AB के परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कंपोनेंट है E1 cos थीटा। E1 cos थीटा ये बच्चों पैरेलल है AB के, बिल्कुल सही बात है। तो दो कंपोनेंट हो गए, एक तो परपेंडिकुलर है AB के, ये वाला तो परपेंडिकुलर है कंपोनेंट E1 sin थीटा, ये पैरेलल है इसके, बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे? E2 को भी रिजॉल्व करते हैं। तो सिमिलरली रिजॉल्व E2 into its two components। तो अब इसके दो कंपोनेंट में हम इसको भी रिजॉल्व कर देते हैं, कर दें। तो अब देखिए ये E2 है बच्चों, तो इसके दो कंपोनेंट कौन से होंगे? एक तो ये कंपोनेंट होगा, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? तो दो कंपोनेंट हो गए हमारे पास, ठीक है? एक तो ये वाला कंपोनेंट, दूसरा ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। तो अब देखिए यहाँ पर थीटा कैसे फाइंड आउट करें? तो बच्चों अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा नहीं होगा। अब सर ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया बच्चों, ये दो पैरेलल लाइन है हमारे पास और इन पैरेलल लाइंस में एक ट्रांसवर्स लाइन है। ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्स लाइन है। तो हमें गिवन है ये एंगल थीटा है, ये हमें पता है ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी तो थीटा होगा बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 8th 9th में पढ़ा होगा ना। तो ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है इनको दोनों को। तो अब ये थीटा है तो ये भी तो क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो थीटा हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया। अब थीटा क्यों फाइंड आउट करते हैं? ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन सा कंपोनेंट sin थीटा वाला है, कौन सा cos थीटा वाला है। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये कंपोनेंट है इसको हम क्या लिख दें? E2 cos थीटा लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। इसको क्या लिख दें? E2 sin थीटा लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके साथ में थीटा होता है वो कंपोनेंट कौन सा होता है? cos थीटा होता है। +1 में आपने पढ़ा होगा। तो अब देखिए इसके दो कंपोनेंट है हमारे पास, इसके दो कंपोनेंट है। कौन कौन से कंपोनेंट है इसके? देखो बच्चों, एक तो है E2 sin थीटा। E2 sin थीटा क्या है? परपेंडिकुलर है AB के, बिल्कुल है जी। दूसरा है E2 cos थीटा, ये पैरेलल है AB के, बिल्कुल है जी। तो एक तो पैरेलल है AB के, एक परपेंडिकुलर है। तो देखिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों ही परपेंडिकुलर है, बट डायरेक्शन क्या है इनकी? अपोजिट है। E1 sin थीटा तो ऊपर की तरफ है, E1 sin थीटा E2 sin थीटा नीचे की तरफ है। डायरेक्शन अपोजिट ना, एक तो ऊपर की तरफ है डायरेक्शन, ठीक है? एक की डायरेक्शन बच्चों नीचे की तरफ है। ये कंपोनेंट E1 sin थीटा और ये कंपोनेंट E2 sin थीटा। तो अब देखिए मैग्नीट्यूड क्या है इनका? इक्वल है। मैग्नीट्यूड इक्वल है, इस इक्वेशन से हमने प्रूव किया कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है और डायरेक्शन इनके अपोजिट होगी। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे? कैंसिल आउट नहीं कर देंगे, कर देंगे ना एक दूसरे के इफेक्ट को। क्यों? डायरेक्शन तो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? A1 sin थीटा एंड E2
साइन थीटा विल कैंसिल आउट देयर इफेक्ट, विल कैंसिल आउट देयर इफेक्ट। तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। हमारे पास कंपोनेंट कौन सा बच गया, दो ही बच गए। कौन कौन सा, E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि साइन थीटा वाले तो कैंसिल कर दिया, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो कैंसिल आउट करेंगे। बट ये कैंसिल आउट नहीं करेगा, क्यों, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन सेम है ना इनकी। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए अगर करना चाहते हैं, अदरवाइज समझते जाइए अपने आप, फिर कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यहाँ तक अगर रिजॉल्व करना आ गया तो इसमें ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी सा डेरिवेशन है इसका, बिल्कुल इजी डेरिवेशन है बच्चों। तो अब देखिए E2 ये है बच्चों E1 cos थीटा और ये है E2 cos थीटा। अब दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, डायरेक्शन भी सेम है जी, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे ना। तो अब देखिए E नेट क्या हो जाएगा, E नेट का मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, क्यों, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐड हो जाएंगे। अब देखिए हमें पता है कि E1 E2 के इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, E2 को E1 लिख दूं, इसको मैंने लिख दिया बच्चों E1 cos थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, ब्रैकेट में रीजन दे सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि E1 का मैग्नीट्यूड इक्वल है E2 के मैग्नीट्यूड के, ये बात हम प्रूव कर चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। तो उस इक्वेशन को नेमिंग करके आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, बिल्कुल सही बात है, ऐसा है। तो अब देखिए E1 cos थीटा और E1 cos थीटा क्या हो जाएगा, 2E1 cos थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। तो E नेट क्या है बच्चों, 2E1 cos थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। E1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने कैलकुलेट की थी ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, जी बिल्कुल यही वाली वैल्यू है। अब है cos थीटा, तो cos थीटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, cos थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 10th में पढ़ा होगा सर, ये ट्रिग्नोमेट्री तो सिर में दर्द करती है ना। अरे cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल से कैसे निकालोगे, बेस बाय हाइपोटेनस होता है या फिर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, क्या होता है, तो बच्चों बेस बाय हाइपोटेनस। cos थीटा क्या होता है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है मेरे पास, और ये मान लीजिए थीटा है, सॉरी ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी एंड सी, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब cos थीटा क्या होगा इसमें, cos थीटा तो होता है बेस बाय हाइपोटेनस, क्या होता है बच्चों, बेस बाय हाइपोटेनस। अब बेस कौन सा है इसमें, बेस भी तो कैलकुलेट करना आना चाहिए ना, हमें पता। अब ये बेस है, अब ये बेस है, कौन सा बेस है, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो है ना ए बी, ये इस BC के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं सी भी परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। तो अब बेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेस AB है या BC है, तो बच्चों यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर BC है। ऐसा क्यों है, जिसके साथ, जिस साइड के साथ राइट एंगल और थीटा दोनों ही होते हैं, वो कौन सी साइड होती है, बेस होती है। वो कौन सी होती है बच्चों, बेस होती है। यहाँ पर देखिए एंगल नहीं है, सिर्फ राइट एंगल है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई थीटा होता जो हम कैलकुलेट करें, मान लीजिए मैं अल्फा कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पे अल्फा है, अगर मैं cos अल्फा निकालता ना यहाँ पे, तो बेस उस टाइम पे ये हो जाती, ये नहीं होती। बट हम क्या निकाले, cos थीटा, थीटा किसके साथ में, इस वाली साइड के साथ में है, तो इसलिए बेस कौन सी है, BC। हाइपोटेनस कौन सी, हाइपोटेनस तो इजीली कैलकुलेट कर ही सकते हो आप, यहाँ से सॉरी देख सकते हो, तो बेस कौन सी हो जाएगी, AC। तो BC बाय AC यहाँ पर क्या है हमारे पास cos थीटा है। तो अब cos थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना इस ट्रायंगल से। तो जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया, ये तो ये ट्रायंगल ले लीजिए या ये ले लीजिए, इक्वल है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले बेस फाइंड आउट करेंगे। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो थीटा किसके साथ है, इस साइड के साथ है, ये कौन सी साइड हो जाएगी, बेस, ये कौन सा हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो अब cos थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, a डिवाइड बाय √a² प्लस a², तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q a² प्लस r²। cos थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, a डिवाइड बाय a² प्लस r²। बात समझ में आई, बिल्कुल। तो अब देखिए डायरेक्शन भी इसकी हम देखेंगे, डायरेक्शन अलोंग, डायरेक्शन कौन सी है, अलोंग PD, डायरेक्शन कौन सी है, P से लेकर D की तरफ है ना, तो डायरेक्शन हो गई बच्चों यहाँ पर PD, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको सोल्व कीजिए।
तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वेक्टर कौन कौन से हैं, 2, Q और A। तो हमें मालूम है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, Q इंटू 2A इनका डिस्टेंस था दोनों के बीच में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो आप देखिए तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, इसकी जगह ऊपर वाले फैक्टर की जगह हमने डाइपोल मोमेंट लिख दिया और नीचे है 4πε0 a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब पावर देखिए यहाँ पर तो 1 है और ये क्या है, अंडर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना, तो पावर क्या हो जाएगी 1 प्लस 1/2। अब इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगी पावर यहाँ पे 3/2, क्या हो जाएगी 3/2, तो पावर यहाँ पे हो गई 3/2। इतना समझ में आया, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास वैल्यू आ गई है। डायरेक्शन कौन सी है, सेम है वही अलोंग पीडी। अब ये पीडी डायरेक्शन कौन सी है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ जी, पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बच्चों हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था, ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमारे पास ये है यहाँ पर, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी -q टू +q, तो डाइपोल मोमेंट की। बट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अलोंग पीडी, अलोंग पीडी। तो अब देखिए कि डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या आ रही है, अपोजिट नहीं आ रही बच्चों। डाइपोल मोमेंट की तो इस डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इसके अपोजिट आ रही है, तो इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो मैंने आपको तो ये बताने के लिए यहाँ पर डायग्राम बनाया है कि इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, रिजल्ट आ गया फाइनली। इसको हम इक्वेशन 4 लिख देते हैं, नेमिंग कर दिया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से P डिवाइड बाय 4πε0 इनटू में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2 और डायरेक्शन अलोंग PD। PD क्या है, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ से रिजल्ट तो आ गया, अब हम स्पेशल केस कर लेते हैं। इसके 2 स्पेशल केस बन सकते हैं यहाँ पर, वो भी बड़े समझने लायक है, इंटरेस्टिंग है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। अब इसको जो बच्चे एग्जाम में देखेंगे वो तो जल्दी जल्दी देखना चाहेंगे, उनको तो मजा नहीं आने वाला। जो फुर्सत में देखेंगे वो सीखने वाले हैं तो उनको तो मजा आएगा, अदरवाइज तो बोरिंग लग सकता है। या फिर किसी की मजबूरी है देखना कि एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा तो देखना ही पड़ेगा, तो किसी की मजबूरी है, इंटरेस्ट में देखो, फुर्सत में देखो, मजा आएगा। बोरिंग नहीं है फिजिक्स, बोरिंग नहीं है, और ना ही इसको सिरदर्द मानो कि इसको सिरदर्द है, ऐसा नहीं है। इसको समझोगे बिल्कुल आसान है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ, बस रटना नहीं है। फिजिक्स को रटोगे तो मार खा जाओगे, फिजिक्स को रटना नहीं है, समझना है। स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। आपने देखिए यहाँ तक कर लिया, इसको समझ लिया पूरे डेरिवेशन को, तो फिजिक्स आप चुटकी में कर सकते हो इस डेरिवेशन को। आपको कोई कॉपी की आवश्यकता नहीं है, कोई पेन की आवश्यकता नहीं है। आप शुरू से अपने माइंड में पिक्चर बनाइए कि आपने स्टार्टिंग कहाँ से किया था, कि हमारे पास 2 चार्जेस थे अपोजिट, एक इक्वेटोरियल लाइन थी जो बीच में इंटरसेक्ट कर रही थी, तो हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा। तो एक हमारे पास E1 आई थी जिसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ थी, एक E2 आई थी जिसमें अट्रैक्शन के कारण डायरेक्शन अंदर की तरफ थी, अलोंग PV थी। तो अब हमने क्या किया था, E1 और E2 के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया जो कि इक्वल आया था। फिर हमने क्या किया, E1 को रिजोल्व किया 2 कंपोनेंट में, E1 sin थीटा एंड E1 cos थीटा। और सिमिलरली हमने क्या किया, E2 को भी रिजोल्व किया, E2 cos थीटा एंड E2 sin थीटा। हमने क्या पाया कि E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा क्या थे, इक्वल थे मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन में अपोजिट थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। E2 cos थीटा और E1 cos थीटा क्या हो गए थे, सेम डायरेक्शन में थे, मैग्नीट्यूड में इक्वल थे, तो ऐड हो गए, तो उनके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, 2E1 cos थीटा। E1 की वैल्यू पुट कर दी, cos थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से ट्रायंगल से निकाल ली, क्या वैल्यू आई थी, a डिवाइडेड बाय √a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद जस्ट हमारे पास आंसर आ गया, जहां पर हमने q × 2a को क्या लिखा था, p लिखा था, डाइपोल मूवमेंट लिखा था। डायरेक्शन हमें पता चली गई यहाँ से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो अपोजिट है डाइपोल मूवमेंट के। तो बस इतना सा है, देखिए बिना कॉपी पेन हमने यहाँ पर इसको माइंड में ही सारा रिवाइज कर लिया, कोई कॉपी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, ठीक है। अगर रटोगे तो नहीं होगा, अदरवाइज तो हो जाएगा, समझोगे तो हो जाएगा। तो अब यहाँ से स्पेशल केस देख रहे हैं इसके, तो देखिए बच्चों इसके स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केसेस। तो अब स्पेशल केसेस में क्या होगा, हम कुछ यहाँ पर इमेजिनेशन करेंगे, हम कंसीडर करेंगे कि मान लो अगर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा ही ना। तो अब हम मान रहे हैं
मान रहे हैं यहाँ पर कि जो r है वो बहुत ज्यादा दूर है एज कम्पेयर टू a, मीन्स r जो है उसकी वैल्यू a के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ी है, मीन्स इस पॉइंट को हम बहुत दूर ले रहे हैं एज कम्पेयर टू दिस, राइट, बहुत ज्यादा दूर ले लिया हमने। तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है r डिवाइड में है तो वैल्यू क्या होगी, घटती चली जाएगी r को बढ़ाओगे। तो देखिए अगर r ग्रेटर देन है a के तो हम क्या करेंगे, a को a स्क्वायर को नेगेट कर देंगे। अगर r ग्रेटर देन है a से तो r स्क्वायर तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा a स्क्वायर से, तो a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। a स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, वही कर दो। ये तो कह रहा है सर मेरा तो कोई वजूद ही नहीं रह गया अब, है ना, तो अब इसका तो वजूद नहीं रहा, तो अब क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, यहां से देखिए P 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर 3/2, ठीक है, डायरेक्शन सेम रहेगी, डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, हमारे पास एक तो r स्क्वायर है, बाहर क्या है 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा r क्यूब बच गया। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, r क्यूब लिख देते हैं। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई, P डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, क्या आ गई बच्चों, ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो ये वैल्यू हो जाएगी जब r क्या हो, वेरी वेरी ग्रेटर देन हो एज कंपेयर टू a, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। डायरेक्शन वही रहेगी लॉन्ग पीडी, डायरेक्शन में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहला स्पेशल केस ये है। अब यहाँ से क्या ऑब्जर्व करेंगे, r की वैल्यू जैसे ही बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। यही हमने एक्सियल लाइन में ऑब्जर्व किया था, एक्सियल लाइन का डेरिवेशन किया था कि r जो है आप बढ़ाते जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। तो सेम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आ रही है कि r को बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमें r को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं बच्चों, r को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, नेट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन निकल कर आई कि r को आप बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्पेशल केस देख लेते हैं। तो देखिए सेकंड स्पेशल केस क्या हो सकता है कि इफ r इज इक्वल टू 0, r क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब क्या है कि P पॉइंट कहां पर हो, सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल के ऊपर P पॉइंट हो, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा। तो सेकंड स्पेशल केस ये है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पर आपको इसमें r की वैल्यू 0 पुट नहीं करनी है, पहली बात तो ये नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये स्पेशल केस है, ये दूसरा स्पेशल केस है, तो इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। आपको डायरेक्ट फॉर इक्वेशन पे जाना है, ऐसा नहीं है यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो r की 0 और मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो यहाँ पर फास्टली सर मैंने तो 1 मिनट में सोल्व कर दिया, वैल्यू निकालो बैठे हो, E नेट इक्वल टू इनफाइनाइट, 0 पुट करोगे तो इनफाइनाइट आएगी। तो इनफाइनाइट क्या हो सकती है, यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो ज्यादा ये जल्दी मत दिखा देना कि r की वैल्यू सर इसमें 0 पुट कर दी, E नेट इनफाइनाइट आ गई, मजा आ गया, हमने तो जल्दी सोल्व कर दिया, चुटकी में सोल्व कर दिया, ऐसा नहीं है, हमें इक्वेशन फोर्थ लेनी है। ये तो स्पेशल केस था जस्ट। अब इसमें देखिए अगर r0 पुट कीजिए, E नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, E नेट इज इक्वल टू P डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आप r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, पावर बाहर 3/2, 2 से 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में होंगे ना ये, तो हमारे पास क्या बचेगा, a क्यूब आ गया, क्या आ गया बच्चों, a क्यूब आ गया। तो ये यहाँ पर r क्यूब है, यहाँ पर क्या आ गया, a क्यूब आ गया। तो इतनी बात समझ में आई जी, समझ में आ गई। तो अब देखिए ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी E नेट की जब r0 है, इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर, O पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी बच्चों, P डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। इतनी बात समझ में आ गई। नेट कितनी हो जाएगी हमारे पास है यहाँ पर P डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और a क्यूब। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2a इंटू क्यू, क्योंकि P को लिख ही सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं सर ये आप ऐसा भी लिख सकते हो, और a क्यूब, तो क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी, 2q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और a स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई,
इन टर्म ऑफ क्यू एंड ए, ये वाली वैल्यू आ गई। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है बच्चों, ये वाली वैल्यू है इस ओ पॉइंट के ऊपर, एट पॉइंट ओ। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से देखिए ये जो वैल्यू है इस पॉइंट पर ये आई है, तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं ए बी पर। मान लीजिए इक्वेटोरियल वाला केस ना ले, हम हमें डायरेक्ट बोल दिया जाए कि आपके पास कोई डाइपोल है, आपके पास कोई डाइपोल है ए बी, ये वैल्यू है माइनस ऑफ क्यू और ये चार्ज यहाँ पर है प्लस क्यू। तो आपको बोल दिया जाए सेंटर ऑफ डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। कैसे निकालोगे, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज क्या होता है प्लस क्यू और वैल्यू क्या होती है 1 कूलम। तो अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लेता हूं मैं, और इसके कारण इस चार्ज के कारण इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मानेंगे। डायरेक्शन देखो बी से लेकर ओ तक, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये कैसा है प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्यों अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल सही बात है सर, अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए ए के कारण इस पर डायरेक्शन क्यों हो जाएगी, रिपेल करेगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो डायरेक्शन दोनों की सेम नहीं हो गई बच्चों, डायरेक्शन सेम हो गई ना, बिल्कुल सेम हो गई। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये E2 है, तो E2 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, E2 का मैग्नीट्यूड आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक भी a है। और E1 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों का इफेक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्यों डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम दोनों को ऐड करोगे तो E नेट कितना आएगा बच्चों 2q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। तो क्या ये और ये सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है, सेम है ना। तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्पेशल केस है जो यहाँ पर वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो आपको अगर इस मेथड से पूछा जाए कि डाइपोल के सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आप बता सकते हो ना ये वाली वैल्यू होगी। और इक्वेटोरियल का तो स्पेशल केस हमने यहाँ पर जिक्र कर ही दिया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 स्पेशल केस थे जिनको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, समझा दिया है। अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर हमें यहाँ से प्रॉब्लम है, ये बता दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा, वहां से हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर बच्चों इक्वेटोरियल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली हमने, और एक्सियल के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, जी बिल्कुल निकाली थी। तो अब इन दोनों में किस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, अगर हम कंपैरिजन करें किसका बच्चों, इक्वेटोरियल का, और कंपैरिजन करें हम किसका, एक्सियल लाइन के ऊपर। तो देखिए एक्सियल का रिजल्ट क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। स्पेशल केस था ये, जब a को नेगलेक्ट कर दिया था। इक्वेटोरियल पर रिजल्ट क्या आया है, p डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये रिजल्ट आया है, जी बिल्कुल आया है। अब इन दोनों में हम कंपैरिजन करना चाहते तो e एक्सियल डिवाइड बाय e इक्वेटोरियल कर दें। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा वैल्यू 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों p और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब हो जाएगा। इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल, p से p कैंसिल, रिजल्ट क्या बचा 2। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, e एक्सियल इज इक्वल टू 2 ऑफ e इक्वेटोरियल, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो e एक्सियल के ऊपर सेम पॉइंट के लिए अगर हम देखें, सेम डिस्टेंस के लिए हम देखें, तो e एक्सियल के ऊपर जो वैल्यू आएगी e इक्वेटोरियल के 2 गुना होगी। क्या होगी, 2 गुना हो जाएगी। तो e एक्सियल पर वैल्यू कैलकुलेट करें हम सेम डिस्टेंस पर, और e इक्वेटोरियल पर कैलकुलेट करें सेम डिस्टेंस के लिए, तो वैल्यू हमारे पास जो एक्सियल पर आएगी वो 2 गुना आएगी। हम मान लेते हैं कि r डिस्टेंस है दोनों के लिए 2 मीटर के ऊपर, हम मान लेते हैं कि 2 मीटर हमने डिस्टेंस ली है, और इस 2 मीटर के ऊपर हम मान रहे हैं कि e इक्वेटोरियल के ऊपर जो वैल्यू आई है वो हमने मान लिया कि 5 न्यूटन पर कूलम आई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, 5 न्यूटन पर कूलम। तो e एक्सियल के ऊपर आपको फाइंड आउट करनी है, तो कितनी हो जाएगी 2 × 5 न्यूटन पर कूलम, तो यानी 10 आएगी। तो e एक्सियल पर डबल वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि e एक्सियल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा आती है, डबल आएगी एज कंपेयर टू e इक्वेटोरियल। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं कि ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। तो अभी तक तो क्या था कि हमारे पास एक पॉइंट था जो कि एक्सियल लाइन पर गिवन था, या फिर वो पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर गिवन था। अब क्या हो कि हमारे पास जो पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो इन दोनों केसेस को छोड़कर कहीं और हो, मींस कहीं पर भी हो सकता है। वो पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, कहीं पर भी हो सकता है, एट एनी पोजीशन, राइट। तो हम उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस डेरिवेशन को, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है,
तो मान लेते हैं ये पॉइंट P है यहाँ पर बच्चों, इस पॉइंट P के ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस डाइपोल, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब देखिए इस P पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे, तो उससे पहले हम क्या लेते हैं कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, इस पर हम क्या रख देते हैं बच्चों, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम यहाँ पर रख देते हैं। तो ये मान लीजिए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन कौन सी है बच्चों, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ये माइनस क्यू चार्ज मान लेते हैं और ये प्लस क्यू चार्ज है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, माइनस टू प्लस। ठीक है, तो माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज के तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। और इस पॉइंट पर हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली एक बार मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने क्या मान लिया बच्चों, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लिया। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज, कौन कौन से चार्जेस हैं यहाँ पर, हैविंग चार्जेस कौन कौन से बच्चों, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, बिल्कुल सही है। ठीक है, एंड आर सेपरेटेड, दिस चार्ज आर एंड दिस चार्ज आर सेपरेटेड बाय दिस चार्ज आर separated by a distance 2a। किस डिस्टेंस से सेपरेटेड है बच्चों, 2a से, बिल्कुल सही बात है। तो वही हम मानेंगे कि वो इसका सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, वो क्या मान लेते हैं, सेंटर पॉइंट। तो लेट O is the center of dipole, O is the center of dipole। ठीक है, सेंटर ऑफ डाइपोल। तो जब तो मैं ये लाइंस आप लिख रहा हूं ना, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट होती हैं। ऐसा नहीं कि हमने डायरेक्ट डेरिवेशन शुरू कर दिया, नहीं, हमें बताना होता है एग्जामिनर को कि जो है हमने क्या क्या कंसीडर किया है। हमें बताना होता है कौन कौन से पॉइंट हमने क्या कंसीडर किया। डिस्टेंस हो सकता है 2x ले ले, 2a ले ले, 2b, कुछ भी ले लें, तो हमें मेंशन करना पड़ता है, अदरवाइज तो मार्क्स कट सकते हैं। एग्जामिनर को क्या पता कि आपने डिस्टेंस क्या लिया है। ठीक है, तो उस केस में जो है मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो इसलिए आपको ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन करनी होती हैं, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आप भी जो है एग्जाम में लिखें इन चीजों को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो P इज द डाइपोल मोमेंट। P क्या है बच्चों, डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पर हमने माना है कि P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, बिल्कुल सही बात है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है चार्ज का और जो डिस्टेंस होता है इन चार्जेस के बीच का, उसका। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि P पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट है, तो हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट भी P से है और ये भी P है, तो आप इसको कोई और पॉइंट मान लीजिए बच्चों। आप इसको मान लो C पॉइंट मान लो। ठीक है, क्योंकि P और ये P दोनों मैच कर रहे थे ना, तो हमने C पॉइंट मान लिया। यहाँ पर लेट C इज अ पॉइंट, C इज अ पॉइंट where we have to calculate electric field intensity, we have to find electric field intensity, right। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर फाइंड आउट करनी है, इस C पर पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो अब हम देखते हैं कि यहां से हम मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ डाइपोल के साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा। क्या एंगल बना रहा है बच्चों, थीटा एंगल बना रहा है। तो लेट इसको हम मेंशन कर देते हैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो और ये O पॉइंट है। तो लेट हम मान लेते हैं एंगल है COB थीटा के इक्वल है, किसके इक्वल है बच्चों, तो जो ये एंगल है ये थीटा के इक्वल है। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल में रिजोल्व किया था ना, तो यहाँ पर भी हम डाइपोल मोमेंट को रिजोल्व करेंगे, दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, P को रिजोल्व करेंगे। तो कौन कौन से पार्ट में रिजोल्व करेंगे, एक तो P cos थीटा में रिजोल्व होगा, एक P sin थीटा में रिजोल्व होगा, राइट। तो P cos थीटा किसके अलोंग होगा, इसके अलोंग, इस डायरेक्शन के अलोंग होगा। ठीक है, थीटा के अलोंग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट बी रिजोल्व, यहाँ पर लेट लिखने की जरूरत नहीं है। तो नाउ वी रिजोल्व, हम क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं P इंटू इट्स कंपोनेंट, तो इसके कंपोनेंट्स में हम क्या करेंगे बच्चों, इसको रिजोल्व करेंगे। तो दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, एक तो कंपोनेंट होगा P cos थीटा, एक तो कंपोनेंट होगा P cos थीटा, समझ में आ गया। एक तो ये कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इस कंपोनेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा।
तो एक बार क्या करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको जो डायग्राम अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा आई थिंक, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं ताकि आपको जो है डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए अब हमने रिमूव कर दिया, तो यहाँ से हम ये सिंपल लाइन ले लेते हैं, ये इसका ओ पॉइंट है। तो अब देखिए यहाँ से हमने इस डायरेक्शन में और एक लाइन क्या होगी जो इसके परपेंडिकुलर होगी, तो क्या होगी परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमने दो पार्ट्स में इसको रिजोल्व कर दिया, इसको पीछे एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसको हमने नाम दे दिया मान लो A1 यहाँ तक B1, राइट, और इसको A2 एंड B2। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे P cos थीटा, या फिर आप इसको A1 B1 बोल रहे हो तो यहाँ पर A1 B1 लिख सकते हो आप यहाँ पर। तो एक तो कंपोनेंट है A1 B1 जो किसके इक्वल है, P cos थीटा के इक्वल। और A1 B1 क्या है बच्चों, इसके अलोंग कुछ न कुछ एंगल बना रहा है ना, ये P cos थीटा के इक्वल है, हम देख रहे हैं यहाँ पर P cos थीटा के इक्वल है ये। और एक कंपोनेंट है A2 B2, तो A2 B2 क्या है, परपेंडिकुलर होगा ना A1 B1 के। तो A2 B2 क्या है बच्चों, A1 B1 के परपेंडिकुलर है। और इसको किसके इक्वल लिखेंगे हम, P sin थीटा के इक्वल लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जिसके साथ थीटा होता है इसके साथ थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, P cos थीटा। तो इसकी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक, है ना। तो देखो ये वाला कंपोनेंट तो P cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट P sin थीटा। तो अब देखिए A1 B1 की मैं बात करूं तो जो ये पॉइंट है बच्चों, C पॉइंट जो है, तो ये आपको एक्सिस लाइन पर नजर नहीं आ रहा, ये इसके एक्सिस के अलोंग नहीं है, बिल्कुल है, ये इसके एक्सिस के अलोंग है बच्चों, ठीक है। तो ये एक्सिस लाइन पर है पॉइंट, ये क्या है A1 B1 के एक्सिस पर है। तो हम इसके बोलेंगे कि ये किस में है, एक्सिल में है। तो ये पॉइंट किस में बच्चों, एक्सिल लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो ये एक्सिल लाइन के ऊपर है, इसको हम यहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसके A1 B1 के एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल लाइन पर है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम जो हमने अभी तक डेरिवेशन की उनका डायरेक्ट रिजल्ट हम यहाँ यूज करेंगे। तो इसको नाम दे दीजिए कुछ भी आप कह दीजिए CD, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया CD। तो हम मान लेते हैं कि जो CD के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू हमने मान लिया E1, क्या मान लिया बच्चों, E1। तो अब देखिए E1 का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा, E1 का मैग्नीट्यूड जो कि एक्सियल लाइन पर है, और एक्सियल लाइन पर रिजल्ट क्या था आपको याद हो, 2p डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर हमने कंपोनेंट लिया है cos थीटा, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी इसकी। इतनी बात समझ में आ गई। ये E1 कहां से आया, देखो E1 जो ये वाली वैल्यू, क्योंकि एक्सियल वाला रिजल्ट हमने यूज किया, और एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 2p into 4 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। और cos थीटा कहां है, क्योंकि हमने डायपोल मोमेंट को रिजॉल्व किया है टू कंपोनेंट में, तो इसलिए यहाँ पर हमने ये मेंशन कर दिया। तो अब इसको हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब देखिए A2 B2 और इस पॉइंट के बीच में आप देखोगे, तो देखिए यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये पॉइंट C है बच्चों, ये पॉइंट C है, तो क्या ये इक्वेटोरियल लाइन पर नहीं है, बिल्कुल है, इक्वेटोरियल लाइन पर नहीं ये पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखो, अलग से डायग्राम बनाओगे आप, तो आप देखोगे कि जो ये C पॉइंट है ना बच्चों, ये C पॉइंट है, ये इस लाइन पर है, इस लाइन पर है जो कि इक्वेटोरियल लाइन है। तो देखिए ये A2 है, ये B2 है, ठीक है। तो ये C पॉइंट कहां पर है, इस इक्वेटोरियल लाइन पर है। तो इसका मतलब ये है कि A2 B2 की जब हम बात करेंगे तो उस टाइम पे C पॉइंट को हम क्या मान सकते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पर कंसीडर कर सकते हैं। और हमें मालूम है कि इक्वेटोरियल लाइन पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू निकालते हैं, तो हमें मालूम हो किस में आती है, पैरेलल आती है A2 B2 के। डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, पैरेलल होती है। हमने फाइंड आउट की थी ना तो लास्ट डेरिवेशन में हमने यही तो फाइंड आउट किया कि उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पैरेलल होती है ना A2 B2 के, इसके पैरेलल होगी डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों, जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल। किसके पैरेलल, AB के पैरेलल नहीं, A2 B2, इसके कारण निकाल रहे हैं ना, इसका इक्वेटोरियल लाइन पर है। तो अब जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट इसके A2 B2 के लिए तो इक्वेटोरियल लाइन पर है, बट A1 B1 के लिए किस पर है, एक्सियल लाइन पर है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो यहाँ पर देखिए इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम E2 कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं, E2। और यहाँ पर मेंशन कर देता हूं मैं, ये D लिया था, इसको हम E ले लेते हैं पॉइंट। अगर E आप कंफ्यूज हो रहे हो तो F ले लेते हैं, क्योंकि E से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, तो शायद आप कंफ्यूज हो तो हम F ले लेते हैं इसको। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो इसमें हमें क्या करना है, दो पॉइंट हमने लिए हैं यहाँ पर। एक तो जो C पॉइंट है वो तो एक्सियल लाइन पर है, और दूसरे A2 B2 के लिए वो इक्वेटोरियल लाइन पर है। और
अब हम क्या करेंगे, देखिए ये पॉइंट जो है यहाँ पर E1 की वैल्यू ये है, E2 की वैल्यू ये है, तो एक ही पॉइंट पर दो वैल्यू, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर हम पैरेललोग्राम लॉ का यूज करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसके लिए हमें इसको एक कंप्लीट रेक्टेंगल में हम चेंज कर लेते हैं, इसको एक्सटेंड करके, ठीक है। इसको हमने पैरेलली जो है ये रेक्टेंगल में हमने कन्वर्ट कर लिया, इसको एफ जी हम कह देते हैं। तो देखिए अब E1 और E2 का रिजल्टेंट क्या हुआ, इसके डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट की तो रिप्रेजेंट करेगा, तो ये डायगोनल है इसका CG, तो CG क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनका रिजल्टेंट, इनकी रिजल्टेंट की वैल्यू को कौन रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, CG। तो जो है अगर हम CG की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो E1 E2 का क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा ना। और रिजल्टेंट आ गया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो यही बात है इसके अंदर। तो एक बार E2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो E2 की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो E2, क्योंकि देखो ये E2 है, ये किसके इक्वेटोरियल लाइन पर है, तो आपको पता है कि इक्वेटोरियल का जो रिजल्ट होता है वो डायरेक्ट आप यूज करेंगे, तो ये रिजल्ट होता है P डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। और कंपोनेंट कौन सा है इसके लॉन्ग, साइन थीटा है, तो हमने क्या मेंशन कर दिया यहाँ पर, साइन थीटा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। तो अब देखिए यहाँ पर जो CG है इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, बाय यूजिंग, तो पैरेललोग्राम लॉ को यूज कर ले यहाँ पे, पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो रिजल्टेंट क्या है, CG के लॉन्ग है, तो CG को कैसे फाइंड आउट करोगे आप, तो CG को फाइंड आउट करते वक्त CF स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। और इनके बीच एंगल कितना है, इनके बीच एंगल 90 है, तो 90 cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए 2AB वाला फैक्टर यहाँ पे नहीं आएगा। तो अब देखिए CG को जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए CF की वैल्यू क्या है बच्चों, CF क्या है, ये है इक्वेटोरियल लाइन के कारण है, तो इसकी वैल्यू तो है P sin थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए CD की वैल्यू क्या है, एक्सियल के कारण जो रिजल्ट आया था हमें से 2P 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब cos थीटा, बिल्कुल सही बात है। और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लेना है ना हमें दोनों का, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इतनी बार समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए इसको जस्ट सोल्व करना है, जो पार्ट कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं अंडर रूट से, और जो कॉमन नहीं है उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए कॉमन कौन कौन सा, P यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 पाई एप्सिलॉन भी कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पर भी है, r क्यूब भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। अब स्क्वायर है तो बाहर वैल्यू क्या आएगी बच्चों, P 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ब्रैकेट में क्या बचता है हमारे पास, यहाँ पर बच गया थी साइन थीटा का स्क्वायर, बट यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बच गया 2 cos थीटा, तो अब इसका स्क्वायर, ठीक है। तो बाकी बाहर आगे कॉमन वैल्यू, इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब देखिए क्या करना है, इसको सोल्व करना है, तो सारा काम हो गया, बस जस्ट इसको सोल्व करना है। 9 10 का मैथ है, तो साइन, इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 4 cos स्क्वायर थीटा। तो इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इसको भी तो सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको मैं cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो उसको हमने स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट के अंदर, एक को तो cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, दूसरे को हमने लिख दिया 3 cos स्क्वायर थीटा। तो इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल। तो अब देखिए sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, बड़ी होगी, इसकी वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1। तो अब देखिए फाइनल रिजल्ट आ गया हमारा, यहीं तक करना था। अब इसको स्पेशल केस के साथ करेंगे, तो 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1, ब्रैकेट में क्या रिजल्ट लोगे, ब्रैकेट में लिखोगे बिकॉज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया बच्चों, ठीक है। फाइनली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो फाइनल रिजल्ट था ये, तो ब्रैकेट में इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये। तो ये जो रिजल्ट है बच्चों, ये फाइनल रिजल्ट है, आपको यहाँ तक करना है इसको, ठीक है। तो इसमें जस्ट क्या किया था हमने, डाइपोल मोमेंट लिया था, P के डायरेक्शन के डाइपोल मोमेंट को हमने क्या किया था बच्चों, यहाँ पर रिजॉल्व किया था 2 कंपोनेंट्स में, एक तो P cos थीटा और एक P sin थीटा। तो जो P cos थीटा है, यहाँ पर पॉइंट देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी यहाँ पर, इस डायरेक्शन के अलोंग CD, क्योंकि ये एक्सी लाइन पर है, A1 B1 की क्या है, एक्सी लाइन पर है, ठीक है। अब देखिए A2 B2 के कारण ये क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पर होगा ये। तो अब देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, दूसरी E2 है। रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ से इसका यूज करके हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो रिजल्टेंट क्या होगा? डायगोनल के अलोंग होगा ना, तो ये डायगोनल के अलोंग हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट कर दिया CG। तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी? CF का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो अब CF की वैल्यू पुट कर दी, CD की वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर है दोनों का तो स्क्वायर भी कर दिया। अब जो कॉमन पार्ट है P डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, ये कॉमन पार्ट तो हम अंडर रूट से बाहर ले आए इसको, राइट। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर यानी 4 cos स्क्वायर थीटा। तो अब इसको सोल्व करेंगे। sin स्क्वायर थीटा है, 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे? दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, एक तो cos स्क्वायर थीटा में, दूसरा 3 cos स्क्वायर थीटा में। अब हमें मालूम है कि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया, बाकी ब्रैकेट में अंडर रूट में वही है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब देखिए इसको हम स्पेशल केस और इसके डेल करेंगे। तो एक बार के लिए एक तो रिजल्ट आ गया, दूसरा हम एक एंगल में और रिजल्ट निकालते हैं। मान लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है बच्चों, इसने इसके साथ अल्फा एंगल बनाया। कितना एंगल बनाया? अल्फा एंगल बनाया CD के साथ CG ने। तो अब देखिए अल्फा एंगल बनाया तो हम इसका एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो निकाल लेते हैं यहाँ से, फिर हम स्पेशल केस इसके बताएंगे कि स्पेशल केस कैसे है और क्या रिजल्ट आएगा स्पेशल केस में, वो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए टेंजेंट अल्फा निकालेंगे हम यहाँ से। क्या निकालेंगे बच्चों? टेंजेंट अल्फा। तो टेंजेंट अल्फा कैसे निकालेंगे? ये अल्फा है आपका, तो दिस डिवाइड बाय दिस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा ना, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा बच्चों? टेंजेंट अल्फा नहीं हो जाएगा? तो यानी आपका GD डिवाइड बाय CD, तो ये क्या हो जाएगा? आपका टेंजेंट अल्फा हो जाएगा। और GD की वैल्यू क्या है? E2 लिख दें हम, क्योंकि ये और ये इक्वल है ना, रेक्टेंगल हमने लिया था इसको, और ये वाली और इसके साथ ये इक्वल है, ठीक है। तो E2 डिवाइड बाय E1 क्या हो जाएगा बच्चों? E2 डिवाइड बाय E1। E2 की वैल्यू क्या है? E2 तो इक्वेटोरियल के कारण था, तो इसकी वैल्यू तो थी बच्चों P, और इक्वेटोरियल लाइन के कारण है तो sin थीटा था यहाँ पर, sin थीटा बिल्कुल सही है, 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। और E1 क्या है? E1 की वैल्यू हमें मालूम है 2P डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब और cos थीटा, है ना। ये वैल्यू किसकी है? ये तो E1 की है, और ये वाली वैल्यू किसकी है बच्चों? E2 की है। जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, बाकी जो बचता है वो ठीक है। तो P से P कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब से 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू क्या बचेगी? वैल्यू बच गई बच्चों 1/2 डिवाइड बाय sin थीटा और डिवाइड बाय cos थीटा। तो ये टेंजेंट अल्फा का रिजल्ट आ गया, टेंजेंट अल्फा का रिजल्ट आ गया। टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 ऑफ टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा यानी थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन है यहाँ पर? टेंजेंट अल्फा इक्वल टू 1/2 ऑफ टेंजेंट थीटा। तो ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है। बात समझ में आ गई? तो अब देखिए टेंजेंट अल्फा भी फाइंड आउट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया रिजल्टेंट की। अब स्पेशल केस हम देखते हैं। स्पेशल केस क्या है बच्चों? पहला तो इसको आप याद रख लीजिए रिजल्ट को। तो देखिए स्पेशल केस करेंगे इसके दो। तो अब मैंने पहले आपको बताया था कि जो एक्सियल लाइन है और इक्वेटोरियल लाइन है उसका रिजल्ट हम इस डेरिवेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो अभी तक हमने किया वो स्पेशल केस है इसी डेरिवेशन के, ठीक है। इसी डेरिवेशन में हम जो है उनको एज ए स्पेशल पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। तो पहला स्पेशल केस क्या है बच्चों? पहला स्पेशल केस है लेट या इफ थीटा इक्वल टू 0। तो मान लीजिए थीटा क्या हो? 0 डिग्री हो। ये थीटा क्या हो? 0 डिग्री हो। इसका मतलब क्या है कि जो ये सी पॉइंट हो इसी के अलोंग हो ना। सी पॉइंट कहाँ हो? यहाँ पर हो फर्स्ट स्पेशल केस में। यही बात है, थीटा 0 होने का मतलब तो नहीं हुई। इसका मतलब क्या है बच्चों? थीटा 0 होने का मतलब क्या है कि ये एंगल ही ना होना, ये इसके अलोंग होना। तो थीटा 0 का मतलब तो यही हुआ ना। तो देखिए थीटा 0 होगा तो क्या होगा देखते हैं। तो थीटा 0 है तो डेरिवेशन का जो रिजल्ट था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या रिजल्ट आया था याद है? 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब ब्रैकेट में क्या था? 3 cos स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस 1। तो ये रिजल्ट था कि नहीं था? बिल्कुल था। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दो तो cos थीटा जो है किसके इक्वल है? cos 0 के इक्वल, बिल्कुल सही। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 की वैल्यू क्या होती है? मैंने 10th में पढ़ा हुआ ना। तो cos 0 की 0 होती है, 1 होती है। तो बच्चों cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। cos 90 0 होता है बट cos 0 की वैल्यू क्या आएगी? 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा आपका यहाँ पर P डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। तो वैल्यू पुट कीजिए 3 into 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
तो 4 हो जाएगा। तो देखिए इसको, ये P 4 पाई एप्सिलॉन। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ब्रैकेट अंडर रूट में क्या है बच्चों 4 है, तो इस 4 को सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 को 2 लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं 2 को मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर आपने ढंग से डेरिवेशन देखा हो और घर पे प्रैक्टिस किया हो तो ये रिजल्ट किसका था, जो ये वाला डेरिवेशन, किस डेरिवेशन का रिजल्ट था। तो बच्चों जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, एक्सियल लाइन पर पॉइंट लिया था, तो उसका रिजल्ट नहीं था, ये था कि नहीं था, 2p डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। और हमने इस डेरिवेशन की शुरुआत में एक्सियल का ये रिजल्ट तो लेकर चले थे। तो यहाँ पर अगर थीटा 0 हो तो इसका मतलब क्या है कि हमारा पॉइंट कहां पर होगा, एक्सियल लाइन पर होगा, और एक्सियल लाइन का रिजल्ट यही तो आया था। तो इसीलिए जो अगर थीटा 0 है तो आपका जो है पॉइंट कहां पर होगा, सी पॉइंट एक्सियल लाइन पर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण आएगी, एक्सियल लाइन पर ही तो आएगी। ठीक है, तो हमारे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक्सियल लाइन पर आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो सी पॉइंट एक्सियल लाइन पर आ गया, तो रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसके कारण आ गया, एक्सियल लाइन के कारण आ गया। तो ये तो था पहला स्पेशल केस। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए सेकंड स्पेशल केस। सेकंड स्पेशल केस में क्या हो सकता है बच्चों, थीटा मान लेते हैं कि 90 है, 90 डिग्री है। तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो इसी रिजल्ट के अंदर क्या हो जाएगा, cos 90 पुट करिए, cos 90 पुट करिए, इस रिजल्ट के अंदर cos 90 क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये तो हमने बोला ना। तो इसका मतलब अगर ये 0 है तो 3 into 0 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ पर P डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। अब हम कह रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर cos 90 रखोगे, क्या रखोगे, cos 90 रखोगे। और हमें मालूम है कि cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो 0 होता है तो ये फैक्टर तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर तो खत्म हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, बस 1 बचा। तो 1/√1 क्या होगा, 1 ही होगा। तो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है जो ये है। तो ये देखिए किसके कारण आया था, ये रिजल्ट हमने एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन के लिए रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया था। इसका मतलब क्या है, थीटा अगर 90 डिग्री हो, अगर ये थीटा तो 90 डिग्री हो, क्या हो, इसके ए बी के 90 डिग्री हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास एक इक्वेटोरियल लाइन आई थी, उसको इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे ना, तो इसका एक्जेक्टली 2 पार्ट में कट करेंगे और परपेंडिकुलर होगी। तो देखिए मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ, अगर ये थीटा क्या हो बच्चों 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, ये थीटा क्या हो 90 डिग्री हो, तो अब ये थीटा 90 डिग्री है ये वाला। तो 90 डिग्री है तो यहाँ पर देखिए केस क्या बनेगा, इक्वेटोरियल लाइन वाला केस नहीं बनेगा। और उसका रिजल्ट क्या आया था, ये रिजल्ट तो आया था। तो वही तो बात है स्पेशल केस के अंदर, सेकंड के अंदर, कि अगर थीटा 90 है तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, जो इक्वेटोरियल लाइन के लिए हमने रिजल्ट निकाला था उसके इक्वल हो जाएगी। मींस केस बन जाएगा इक्वेटोरियल लाइन का। ठीक है, तो हमारे पास ये दो रिजल्ट आ गए यहाँ पर। तो अब आप टेंजेंट अल्फा भी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस रिजल्ट से फाइंड आउट कर लीजिए। टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप उस रिजल्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले वाले स्पेशल केस में आप टेंजेंट अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे, टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल था, 1/2 टेंजेंट थीटा के इक्वल था। अब फर्स्ट केस में हमने माना है कि टेंजेंट कितना है बच्चों, 0 माना है फर्स्ट केस में। तो टेंजेंट 0 कितना होगा, टेंजेंट 0 को क्या लिखोगे, sin 0 बाय cos 0, है ना। तो tan 0 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो tan अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल रिजल्टेंट जो हमारा इसी डायरेक्शन में आया था ना, तो अल्फा और इसके ये जो एंगल ये बिल्कुल 0 हो जाएगा। मींस रिजल्टेंट हमारा सेम डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में तो आया था, तो टेंजेंट अल्फा यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप जो है सेकंड केस में भी कर सकते हैं। टेंजेंट थीटा की जगह 90 पुट कर दो, टेंजेंट 90, तो वहां पर इनफाइनाइट हो जाएगा वैल्यू, टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है तो कर लोगे इसको आई थिंक। तो अब इसके बाद इस टॉपिक के बाद हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे चार्ज रिंग के एक्सिस के ऊपर। एक चार्ज रिंग होगी हमारे पास और उसके एक्सिस के ऊपर जो है कोई पॉइंट पे है या कोई अनदर पॉइंट है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। तो आज की नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में डालिए, हम उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। थैंक यू।